हाँ तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 3 ओवरलुक सीरीज के। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच क्लैश स्टार्ट हुई और कैसे धीरे 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 एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी की जो पावर्स थी वो इंक्रोच करना स्टार्ट की। और उसका जो प्राइम एग्जाम्पल था वो भी हमने डिस्कस किया, एन रे वाला केस और एचआर खन्ना वाला केस, जहां पे ऐसे दो जज, एक जज जिन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में फैसला सुनाया, तो उनको सुपरसीड करते हुए, सीनियरिटी प्रिंसिपल को ब्रेक करते हुए एन रे को कैसे सीजीआई बनाया गया, और एचआर खन्ना जिन्होंने जिन्होंने जो केस किया, जिन्होंने जो जो फैसला सुनाया, वो डिसेंट दिया एडीएम जबलपुर केस में, और कैसे उस केस की वजह से उनका सीजीआई जो शिप था वो उनसे छीन ली गई। तो द फर्स्ट इन द अर्लियर लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड हाउ एग्जीक्यूटिव dominated judiciary in early 70s. Now in this lecture we would be doing the opposite. So in this lecture we will be discussing how judiciary fought back. ठीक है, तो और ये चीज हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्टिकल 50 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that there should be separation between executive and judiciary. Somehow in early or in mid 1970s judiciary realized this thing कि भाई आर्टिकल 50 के तहत तो काम हो नहीं रहा है, एग्जीक्यूटिव जो है वो तो हमारी पावर लेती जा रही है। तो कैसे आर्टिकल 50 को देखते हुए जुडिशरी ने बाउंस बैक किया, फाइट बैक किया, ये हम जानेंगे आज सुधांशु सर से फिर से। तो सुधांशु सर, आई वेलकम यू इन दिस एपिसोड 3 एंड आप बताइए कि कैसे ये फाइट बैक स्टार्ट हुआ। नहीं, एक्चुअली में वेरी ट्रू। जो ये समय था जब 1951 से लेके ऑल द वे टिल 1977, जब तक कि हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कशन किया है, जुडिशरी वाज अंडर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। वी हैव सीन हाउ आर्टिकल 50 वाज पुट ऑन बैक बर्नर। जुडिशरी रियलाइज्ड इट, बट लेटली, आई मीन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1977-78 रियलाइज कि कहीं ना कहीं हमारे पावर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्या हो रहा है कि ये जो पूरा समय है, आई मीन इफ आई हैव टू डिवाइड दिस टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 1973 एंड गो ऑल द वे टिल टुडे, राइट, वी कैन सी जुडिशरी हैज बीन रिसर्जिंग फॉर ऑल दीज वाइल। ग्रेजुअल रिसर्जेंस हमने देखा है जुडिशरी का, एंड विच इज गुड फॉर आवर ओन डेमोक्रेसी, राइट। प्रॉब्लम यहां पर ये हुई कि शुरुआत में when it was the first phase of resurgence, we can define these 40-50 years in phases of judicial resurgence. Now the first phase we can say that starting from 1973, जब doctrine of basic structure पहली बार आया था, when this doctrine of basic structure came for the first time and implemented from then till 1980s, जब तक हम लोगों का मिनर्वा मिल केस का रिजल्ट नहीं आया था, till that time we can say it is the first phase of judicial resurgence where judiciary realized it internally कि कहीं ना कहीं their independence is getting compromised. वो जो था ना कि आपने लास्ट टाइम कूलिंग पीरियड की बात कही थी कि भाई आप एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, आप कैसे ही आफ्टर योर टेन्योर कैन टेक एन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट, आप नहीं ले सकते। तो इस तरह से चीजों को जुडिशरी कहीं ना कहीं रियलाइज कर रही थी बाया सो मेनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड जो गवर्नमेंट कर रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट वाज आल्सो बीन एंटायरली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो केशवानंद भारती केस जो आया उसके रिस्पांस में गवर्नमेंट ने क्या किया? देखिए, केशवानंद भारती केस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक स्प्लिट डिसीजन था जो कि 7 और 6 के बेस पे था, यानी कि वन जज लिटरली डिसाइडेड कि हमारी डेमोक्रेसी किधर जाने वाली है। One judge literally decided that the amendability power of our constitution with respect to Article 368, to what extent it lies with the executive. So the saying that every vote counts actually was utilized during the Keshwanan Bharti case. More like a casting vote. Yes. आप realize कीजिए कि 1973 में लिया गया वो डिसीजन जहां पर ये कहा गया कि एग्जीक्यूटिव का जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का, इट इज लिमिटेड। आप सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। आज भी उसको हम मान रहे हैं, स्टिल क्रिएटिंग इम्पैक्ट इवन आफ्टर 47-48 इयर्स। अब मजे की बात यह है कि इट वाज अ स्प्लिट डिसीजन विद जस्ट वन पर्सन वोटिंग अगेंस्ट।
1% डिसाइडिंग कि हमारी डेमोक्रेसी किधर जाएगी। क्योंकि देखिए एग्जीक्यूटिव क्या है, जब भी वो पावरफुल होता है, जब भी वो चुन के सरकार आती है, एक ब्रूट मेजोरिटी उनकी लोकसभा में आती है ना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, दे वुड वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। वो मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करना चाहेंगे। बट हमारे यहाँ इतने कम्युनल डाइवर्सिटी है, हमारी कम्युनिटी इतनी अलग अलग तरीके की है, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अनजान हैं अपने राइट से। इसमें जुडिशरी का एक्टिव होना जरूरी था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज एन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन एट दैट टाइम व्हिच वाज एटलीस्ट इंट्रोड्यूस्ड एज ए कॉन्सेप्ट ओनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मैं बताता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1973 में अगर आता हूं वहां पर, जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार बोला गया केशवंत भारती केस में, उसके बाद मैडम इंदिरा गांधी, नाउ शी वाज वेरी पावरफुल। आप जानते हैं कि आप बहुत लोग जानते हैं 1976 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जो 42nd वाला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं उसको। सो मेनी पीपल हैव लर्नड अबाउट दिस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अ लॉट, बट वन थिंग हैज गॉन अमिस व्हिच इज विद रिस्पेक्ट टू द राजनारायण केस। सर क्या क्या हुआ था राजनारायण केस में? Actually, this Rajnarayan case opens up the judiciary to the reality of executive overpowering. हुआ क्या था देखिए, राजनारायण थे, वो भी कैंडिडेट थे, इलेक्शन में उतरे थे रायबरेली से ही, वेयर फ्रॉम श्रीमती इंदिरा गांधी यूज्ड टू, उनका तो अपना घर था वो, राइट, फैमिली का एक फ्यूफ माना जाता है उनका। So Srimati Indira Gandhi would have an election run out with respect to Rajnarayan. तो राजनारायण उसमें हार जाते हैं इलेक्टोरली, he could not prove his worth. But राजनारायण को लगता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी has taken due advantage of her government machinery to run for the canvassing. वो इलेक्शन में जब जा रही थी, उनमें लगा राजनारायण को कि इन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया है। राजनारायण क्या करते हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल देते हैं। वो बोलते हैं कि इनका ये इलेक्शन पिटीशन डालते हैं और कहते हैं कि ये गलत इन्होंने किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें जगमोहन लाल सिन्हा जो वहां के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपना स्पाइन दिखाया उस केस में। उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जो उनकी कैंडिडेसी है वो वॉइड होती है बिकॉज शी हैड टेकन द इन्फ्लुएंस दैट शी यूज्ड टू कमांड बिकॉज ऑफ हर बीइंग एन ऑफिस बेयरर विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो राजनारायण केस में एस्टैब्लिश होता है, जुडिशरी शोड द स्पाइन, और उन्होंने उनके कैंडिडेसी को दरकिनार कर दिया। इंदिरा गांधी वाज, बिकॉज आई थिंक दिस कुड बी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में इतना बोल्ड डिसीजन तो शायद नहीं होगा आज भी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। हाँ, आज भी वो भी इतनी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, बहुत पावरफुल। तो जगमोहन लाल सिन्हा मस्ट बी regarded and revered as somebody who took stand against executive which was so powerful. आप देखिए यहाँ पर अभी क्या होता है, श्रीमती इंदिरा गांधी राजनारायण केस में जैसे ही उनके अगेंस्ट में वर्डिक्ट आ गया, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चली गई, बोले कि भैया मैं अपील करूंगी इसके अगेंस्ट में। उन्होंने अपील कर दिया। जस्टिस कृष्णा अय्यर के बारे में तो लोग जानते हैं, ही वाज जस्ट सिंगल बेंच था उनका, वेकेशन बेंच था, यानी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हो रखी थी। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जब भी वेकेशन पे जाता है तो एक जज वो बैठा के जाता है कि ये वेकेशन बेंच को यही इंचार्ज करेंगे। जस्टिस कृष्णा अय्यर वाज देयर, वीएस कृष्णा अय्यर, वो वहां पर बैठ के वर्डिक्ट दिया उन्होंने, बोले ठीक है हम आपके बात को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में, वी विल गिव यू कंडीशनल स्टे, हम आपके बात को कंडीशनली एक्नॉलेज करते हैं, बट आप जाके लेजिस्लेचर में वोट नहीं दे सकते, आप उसमें मीटिंग में जा नहीं सकते, मतलब आप बेसिकली आप कुछ नहीं कर सकते टिल द टाइम वी कम आउट विद एक्चुअल वर्डिक्ट आउट ऑफ इट, राइट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम 11th या 12th ऑफ अगस्त के समय देते हैं 1975, उसके पहले हम आपको बताएंगे। हुआ क्या इसमें, श्रीमती इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी जी हैं, अब उन्होंने गए अपने लेजिस्लेचर में, उन्होंने ये बात कह दी, उन्होंने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई बेसिकली, और 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेटेड हर कैंडिडेसी इन रायबरेली। अच्छा, वो उनने प्रूव कर दिया 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि उनका जो भी इलेक्शन हुआ है दैट इज नॉट वॉइड। लिटरली शी ओवरटर्न्ड हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का डिसीजन। आप सोचिए एग्जीक्यूटिव इज टेकिंग द जुडिशियल पावर इनटू इट्स ओन हैंड, एक तरह से मतलब जुडिशरी जो काम करेगा वो उन्होंने दिस वाज द एपिटोम ऑफ एग्जीक्यूटिव encroaching upon the powers of judiciary। तो जुडिशरी के पावर को वहां पर एकदम से दरकिनार कर दिया, एकदम से उसको null and void कर दिया। बट यहां पर फिर बोलना पड़ेगा, जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वहां पर जो डिसीजन लेती है, पहली बार उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया इन द ईयर 1975 इटसेल्फ। उन्होंने कहा कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अल्ट्रा वायस बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर है, विच इज बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पहला बार इस्तेमाल करके 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शी इज रॉन्ग। और आप ये सब याद रखिए कि ये सब कुछ इमरजेंसी के समय हो रहा है, इमरजेंसी लगा चुकी है श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बीच में फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है जो 1976 में, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, यानी आर्टिकल 368 में कई सारे क्लॉज उन्होंने डाल दिए थे। वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डीपीएसपी को उसमें कहा गया था ना कि सुप्रीम अल्टीमेटली इफ गवर्नमेंट वांट्स टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी देन अगर वो वायलेट करता है आर्टिकल 1419 को तो भी जो है इट विल बी कंसीडर्ड और इट विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एक्चुअली हुआ ये था कि टिल आपने पढ़ा, आपने देखा ही होगा वो वाला 1971 में जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें कैटेगरिकली श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि 39B और 39C आएगा तो 14, 19 और 31 चले जाएगा। ये कह दिया उन्होंने, एक्सेप्टेड। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद एक्सेप्ट किया केशवानंद भारती केस में, इट वाज एक्सेप्टेड दैट ओके 39B एंड 39C आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लुक आफ्टर द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। उन्होंने मान लिया इसको केशवानंद, लेकिन मैडम तो पावर करना है कुछ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट वाज शोइंग इट्स रिसर्जेंट वैल्यूज। मैडम ने गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, उन्होंने सीधा कहा कि नॉट ओनली 39B एंड 39C, ऑल अदर डीपीएसपीज आर गोइंग टू प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो ये बात तो उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कह दी। ये मैटर टिल द टाइम मिनर्वा मिल नहीं आता तब तक बात सामने रिजॉल्व नहीं हुआ था कि डीपीएसपी सुप्रीम है कि एफआर सुप्रीम है। फाइनली मिनर्वा मिल में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जहां तक 39B 39C का बात है तब तक ठीक है, उसके बाद के डीपीएसपी को अल्ट्रा वायस कह दिया, लेकिन नहीं चलेगा। साथ में जो उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो 368 में कई सारे क्लॉजेस ऐड किए थे, मतलब वो भी नहीं चलेंगे। तो मतलब बेसिकली मिनर्वा मिल केस में श्रीमती इंदिरा गांधी को एक्चुअली में दिखाया कि जुडिशरी इज नाउ एक्नॉलेजिंग कि उनके पावर को मिसयूज किया गया है। आई थिंक उस केस में भी कुछ ये हुआ था ना कि एक देयर वाज अ माइनिंग कंपनी which was bought by the government and compulsory nationalized, उसको nationalize कर दिया गया उनकी विल के प्रति है। तो उसका ही वो केस था कि then that company went और that company appealed in the court कि भाई देखो हमसे जबरदस्ती हमारी कंपनी को nationalize कर दिया जा रहा है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने मिनर्वा मिल को जो फैसला था वो आया, and I think that verdict itself is historic because वो जो harmonious construction का concept था वो वहीं से आया। वो बेसिकली हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को मिसअंडरस्टैंड किया गया एग्जीक्यूटिव के जरिए। एग्जीक्यूटिव हमेशा चाह रही थी कि भाई वो सब पावर खुद ले ले, जुडिशरी को अपॉइंट भी वही करेगी, कमिटेड जुडिशरी भी वही रखेगी, हर तरह। लेकिन जुडिशरी को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं दिस इज नॉट द वे, कि अगर पावरफुल एग्जीक्यूटिव आ जाता है तो दे विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है मिनर्वा मिल केस की, उस वक्त में नोनी भाई पालखीवाला जी थे और उन्होंने कहा था, वही थे बेसिकली रिप्रेजेंट करते ऑपोजिशन को, उन्होंने कहा था the power to amend constitution is not equivalent to the power to rewrite constitution. तो एक स्मॉलर पावर है, आर्टिकल 368 should be regarded as a smaller power which is only limited to make some changes in the constitution. वो ठीक भी है because with time जो है the society evolves, country evolves, so you need certain amendments changes. Because 47 and 2020 is different. Absolutely. तो उन्होंने कहा, दिस वाज वेरी वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा कि 368 इज अ माइनर पावर गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक चेंजेस लुकिंग एट द इवॉल्विंग नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, बट दिस स्मॉलर पावर कैन नेवर टेक ओवर एज अ बिगर पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो 368 मतलब ये नहीं कि आप जाके नया से कॉन्स्टिट्यूशन लिख दीजिए, इट शुड बी लिमिटेड। उन्होंने ये बात मिनर्वा मिल केस में बहुत ही क्लियरली कहा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज गेटिंग एम्बोल्डेंड, like you cannot change constitution. This was an observation made by luminaries across the world. मतलब आप समझिए इंडिया में ये फिलॉसफी आने लगी है। अब जुडिशरी I think knowledge कर रही है। Basic structure doctrine now is recently I think they Kenya and few other countries have also adopted. Yes, Kenya में yes. हाँ। Now this is the first phase. अभी हम अगर खत्म करते हैं फर्स्ट फेज में, एक और मैं बात बता देता हूँ, मेनका गांधी केस। मेनका केस, yes. So basically मेनका गांधी केस में भी बात आ गई थी कि आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये बहुत ही मतलब इनके अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था, राइट? ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, हाँ। तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है क्योंकि हमारा ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस से इंस्पायर्ड है। सो वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स दैट वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव बीन मॉडल्ड डेलिबरेटली ऑन द मॉडल ऑफ ब्रिटिश वे ऑफ गवर्नेंस, राइट? बट ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ वेरी
very important and timely addition to our conventions of judicial proceeding. Not exactly a constitution का part नहीं है. To be very clear, due process of law is not part of our constitution. Procedure established by law है, it is written, but judiciary has evolved its own way of judicial proceeding, whereas it had said that we will look at the fairness of law making as well, in addition to whether the steps are followed or not. मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में ये है कि इफ यू आर फॉलोइंग इन टोटो एवरीथिंग व्हाट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 368 एंड इफ दैट इज करेक्ट बाय व्हाटएवर इट इज रिटन, मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता. दिस इज व्हाट इट मींस. मतलब लॉ का कंटेंट क्या है, जुडिशरी कैन नॉट सी दैट. जुडिशरी विल ओनली सी कि भाई वो लीगली पास हुआ है कि नहीं हुआ, whether it has gone through the scrutiny of upper house law, that's all. that is the procedure. आपको लेकिन जुडिशरी ने 1978 में कह दिया कि we are not blind to it, right? We will see whether it was an intentional fault or not. मतलब proprietary level पे भी they are going to come and look at whether you are correct or not. मतलब सेकंड फेज की जो बिगिनिंग थी उसकी रूट्स यही से थी, वो यहाँ से शुरू हो गई थी. मतलब सेकंड फेज जो कि हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जजेस केस जो आए, in all these cases Supreme Court understood and acknowledged that the importance of an independent judiciary is something that cannot be dispensed with. We have to ensure that this element of autonomy is retained with Supreme Court. ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बेसिकली आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एक्चुअली टेलिंग, इट इज डिक्टेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव दैट यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग यू वांट. सो इट समहाउ इट आल्सो गिव बर्थ टू, यू वुड से, PIL, which we'll see in the later part. PIL, obviously it was the first case basically. SP Gupta वाला जो केस था उसमें Justice Krishna Iyer and our very P.N. Bhagwati, we have talked about him a lot last time. So इस वाले केस में ये first judges case था basically. So I'm talking about the second phase of judicial resurgence. First phase is 1973 to 1980. Where we have seen couple of cases. We'll recap these things at the end. The second phase is about these judges' case, where whether judges or judiciary is trying to deliberately cocoon themselves, isolate themselves from any kind of executive interference. पहला जो केस था उसमें SP गुप्ता वाले में उन्होंने जस्टिस P.N. भगवती ने कह दिया कि see, it is important that anybody who is feeling the pain of any kind of handicap, either economic, social, educational, कुछ भी handicap है, and hence they are not able to take the benefits of judiciary or legal services, उस केस में any third party can approach to the Supreme Court or court and tell them कि भैया ये problem हो रही है. So basically the concept of locus standi was relaxed. So on a lighter note, I would say कि it actually gave employment to the activist जो आज हम देखते हैं. तो NGO activism को I think बढ़ देने वाला ये केस था कि भाई आप जो है as a third party you can fight for these many people. So we saw these emergence of NGOs and many other PIL experts. तो उनका जो emergence था वो यही से हुआ. आप नालसा देख लो ना. नालसा भी तो जो 39A, आप देखिए जगह जगह पे जाइए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दे आर कमिंग अप विद प्रोजेक्ट 39A, व्हिच इज एक्चुअली नथिंग बट इंश्योरिंग दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग जुडिशियल और लीगल सर्विसेज. तो यहाँ पर ये जो बात आती है कि PIL सिस्टम ये आता है. नाउ PIL इज व्हाट, ये पहले रिलैक्स नहीं था. नाउ एनी टाइम बिफोर दिस फर्स्ट सेकंड फेज, whenever some case used to come to Supreme Court or any court, the court used to ask, bhai, whether the problem that you are coming up with, has that problem affected you or impacted you directly or not. So this used to be the call. Every time the person who is coming, the plaintiff used to come and say, नहीं ये मुझे directly impact कर रहा है. डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ होता है. इफ यू नो अबाउट केसेस के बारे में, तो देयर इज समबडी कॉल्ड प्लेंटिफ, अनदर वन इज डिफेंडेंट. सो प्लेंटिफ इज द वन हु इज सेइंग कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है. डिफेंडेंट इज द वन हु इज डिफेंडिंग देमसेल्फ कि मैंने इन्हें कुछ किया है. ये इस तरह से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो द पॉइंट इज दैट प्लेंटिफ यूज्ड टू गो, बोलते थे कि भैया कुछ बुरा हो गया है. नाउ हियर कोर्ट यूज्ड टू से वेदर इट हैज इंपैक्टेड यू डायरेक्टली. नहीं मेरे को इंपैक्ट डायरेक्ट, तो देन यू गो. ने अभी जो रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडाई है, लोकस स्टैंडाई मतलब whether you have stand on this case or not, this was relaxed. Like any third party can come in and represent any kind of judicial miscarriage which has happened across the country. That thing will be portrayed in front of the court as a problem. Judiciary used to take cognizance of these matter after that. So इस केस में एक और फैसला किया गया था कि with respect to appointment of judges. उसमें क्या था? एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला जो जजेस केस था ना, इट वाज अवेकनिंग सॉर्ट ऑफ.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा they reassessed this entire article 124 and 217 where judicial appointment was debated in the constituent assembly as well. In the constituent assembly it was mentioned that it will be consultation over concurrence. In this first judge's case, isme judiciary said that yes, it is consultation only, but the executive is not bound by whatever consultation is given by the Chief Justice of India. So तो मतलब थोड़ा सा इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश करी। एक्चुअली में एक तरह का सेल्फ गोल है, मतलब मैं अपने ही गोल में गोल मार दिया। मैं गया था जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने सारी टीम बना ली। आई हैव दिस स्ट्रक्चर कि मेरा पास सुप्रीम कोर्ट का जज है, वी आर डिस्कसिंग, देन फाइनली वी आर गोइंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गिविंग देम देयर व्यूज कि आप इसको रिकमेंडेशन में डालो। बट एट द एंड ऑफ द डे द सुप्रीम कोर्ट पीएन भगवती थे उस वक्त में, उन्होंने कह दिया कि कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अबाउट लाइक कि सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आई थिंक वी आल्सो हैव टू लुक दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि 81 वाज अगेन द टाइम व्हेन देयर वाज स्ट्रांग गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी वाज बैक, वेरी पावरफुल, तो जुडिशरी हैड टू बैलेंस थिंग्स। बिल्कुल फाइट। भगवती जब रहेंगे तो हां, पीएन भगवती वाज नोन फॉर दैट, यस, ही यूज्ड टू ऑलवेज, कृष्णा अय्यर भी थे, लेकिन पीएन भगवती मेजरली यूज्ड टू चेयर दीस काइंड ऑफ केसेस। हां, सो अल्टीमेटली मतलब इस टाइम पे वी कैन से दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ सर्जेंस, बट देन सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी आल्सो थॉट कि भाई थोड़ा सा बैलेंस बना के रखते हैं, बिल्कुल 2020 मैच नहीं खेलेंगे हम लोग, सो वी विल probably we'll play safe, we'll assert in some ways, but we will also not antagonize the executive to a level. Yes. So this was the first judge case. So they were assertive, but they were not aggressive. Aggressive, yes, right, that was a nice word. हाँ, सो पॉइंट ये हुआ, अभी सेकंड जजेस केस आता है लगभग 11 साल बाद 1993 में सेकंड जजेस केस आता है। ये सेकंड जजेस केस में एक्चुअली जुडिशरी शोड द रिगर कि भैया हमको जुडिशरी अब हमको जुडिशरी को अलग करना है, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करना है। Because we have to also see that 93 was a time when there was minority government in India. Congress did not got full majority in 91. They did not get full majority, but point was कि कांग्रेस तब भी डोल्ड्रम्स में था और अपना इकोनॉमी भी बड़ा शैम्बल्स में था उस वक्त। तो जुडिशरी ने उस वक्त ये कॉल लिया कि लेट अस टेक केयर ऑफ जुडिशियल व्हाटएवर प्रॉब्लम्स आर देयर, आप दुनिया संभालो, देश संभालो, देश। तो उस वक्त में जुडिशरी ने कह दिया कि व्हाटएवर रिकमेंडेशन दैट इज गोइंग आउट फ्रॉम द जुडिशियल ग्रुप, लाइक जुडिशियल, उसमें कॉलेजियम सिस्टम आ गया था, जो कॉलेजियम सिस्टम है ये सेकंड जजेस केस में आ गया। उसमें कह दिया जुडिशरी ने कि वी विल हैव वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड दैट चीफ जस्टिस इज गोइंग टू डिस्कस विद टू जूनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सीनियर मोस्ट, आफ्टर हिम जूनियर लेकिन सीनियर मोस्ट होने चाहिए, तो टू सीनियर मोस्ट अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड देन दे आर गोइंग टू recommend a name or a list of name to the government, to the president. And here in second judge's case it was categorically mentioned that president of India will have to concur with the recommendations given. So it has to be a concurrence in second judge's case में ये decide कर लिया गया। Now after this second judge's case there was a presidential reference which was sent to the Supreme Court, which is nothing but the third judge's case 1998 में आता है। So remember guys, it is never a case. The third judge's case is basically a presidential reference. आप देखोगे RE लिखा रहता है उसमें, and it is said there, उसमें सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा देखा गया कि जो 5 साल तक जुडिशियल अपॉइंटमेंट वगैरह हुए और जो ट्रांसफर्स हो रहे थे, उसमें देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो से था दैट वाज मोर लाइक डोमिनेटिंग एवरीथिंग, लाइक ही यूज्ड टू डिसाइड किसको जाएगा कौन नहीं जाएगा। सो इन ऑर्डर टू ब्रॉड बेस्ड हिज डिसीजन, दिस एंटायर कॉलेजियम सिस्टम मेक इट अ लिटिल मोर ट्रांसपेरेंट, थोड़ा इंक्लूजन ऑफ मोर स्टेक होल्डर हो गया। यानी थर्ड जजेस केस में ये डिसाइड किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डिस्कस द रिकमेंडेशंस with 4 senior most judges of Supreme Court, and then they will come out with a recommendation list that will be given to the president, and again president will have to concur. So this second phase जो start होता है फर्स्ट जजेस केस से, देन कम सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट थोड़ा पावरफुल होता दिखाई देता, कर्व इज एक्चुअली गोइंग अप, बिकॉज़ ये 89 के बाद का दौर है जब कोलिशन गवर्नमेंट का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल, और आप आइए 1998 तक क्या हाल है देखिए। तो 98 जो था दैट वाज द पीक। 98 जो था वो इसलिए पीक था, जैसे हम कहते हैं 72 73 पीक था फॉर द एग्जीक्यूटिव, तो 98 पीक था जुडिशरी के लिए, डाउनफॉल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हाँ, डाउनफॉल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आप देखिए वहां पर वाजपेयी की गवर्नमेंट आई थी, वाजपेयी जी, वो भी उसमें भी 28 पार्टियां थी, 27 पार्टी तो थी, लेकिन वाजपेयी की 3 बार इलेक्शंस हुए थे। पहली बार 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर उसके बाद अब वाजपेयी जी को बोल रहे थे सभी लोग कि अब आप 13 साल की सरकार बनेंगे, बट प्रीमेच्योरली उन्होंने खुद इलेक्शन करवाए और हार गए। बट द
point is that judiciary used this opportunity of weak executive and strengthened itself. So it was 1998 when judiciary was totally isolating itself and had completely isolated itself from any kind of executive intervention. आज के बाद 1998 के बाद से जितने सारे judicial appointment या transfers हुए हैं, the president or the government had to concur to the recommendations of the Supreme Court के judges के. तो this collegium system की root मजबूत हो गई after third judges case. This was the second phase. Now coming to the third phase. अब हम आते हैं third phase पे, which we call as the activist phase or what we call as the judicial activism वाला phase. And इसमें बहुत सारे cases भी थे जहाँ पे judiciary was directly involved in policy making. Yes. तो उन कुछ cases के बारे में थोड़ा सा विंडो डालिए, लाइट डालिए. क्या है ना कि जुडिशरी को जब पता चल गया कि दे कैन वर्क अराउंड थिंग्स, नाउ दे आर ऑल पावरफुल, एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड फॉर द जुडिशरी. अब होता क्या है, देखिए आपका पेट भरा रहे तो आप फिलोसोफर बन जाते हैं, राइट? सो पेट भरने की जरूरत है. जुडिशरी को अब और कुछ नहीं करना था. अब जुडिशरी क्या करना था? जुडिशरी वॉज ऑलरेडी ट्राइंग टू बी एक्टिव. जब ये आ गई PIL की बात आ गई, दैट वाज एक्टिव जुडिशरी, राइट? तो ये धीरे धीरे जुडिशरी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स एडवेंचरिज्म एज वेल. मतलब एक एज पे रहने लगी. जुडिशरी वॉज ट्राइंग टू मेक लॉज, आप समझिए, बट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेस एज वेल. आर्टिकल 142 of our constitution, it mentions that it entrusts power to the Supreme Court कि अगर if there is a legislative gap, if there is no law interim situation में to address a particular situation, Supreme Court can come out with guidelines. Now this time Supreme Court ने guidelines देके decree दे दिया. Decree मतलब the decree of Supreme Court will have effect of a law passed by the Parliament for the entire country. So this kind of lawmaking also was seen to be done by Supreme Court at the behest of Article 142. But इसमें हम ये भी देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने जो जजमेंट्स दिए उसकी बहुत नीड भी थी सोसाइटी को. विशाखा जजमेंट हो गया, MC मेहता. सो अंडर विशाखा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर to frame guidelines regarding कि अगर एक महिला ऑफिस में काम करती है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए वो इंस्टीट्यूशन क्या चीज करता है. और दूसरा केस MC मेहता केस, जहाँ पे MC मेहता वेंट एंड देन सुप्रीम कोर्ट क्लियरली गेव अ वर्डिक्ट दैट कैसे जो है जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं कानपुर में उनको कैसे बंद करना चाहिए, और कैसे उसमें उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट जो है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ और क्लीन इन्वायरमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. तो ऐसे, और एक सबसे बड़ा मैं कहता हूँ केस है विच इज लिली थॉमस केस. भाई सुप्रीम कोर्ट ने वेट किया 40 साल 50 साल कि भाई ऐसे पॉलिटिशियन क्रिमिनलाइजेशन जो कि जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जो कन्विक्ट हो गए हैं, उनकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की, लेजिस्लेचर की, वो एक्चुअली रद्द नहीं होगी अगर वो लोग हायर कोर्ट में केस को अपील कर देंगे. अपील, केवल अपील था, ये केवल अपील था. तो जो नेता थे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सजा पाने के बाद भी मंत्री रहते थे क्योंकि वो अपील कर देते थे, और फिर वो नेचुरल डेथ मर जाते थे. लिली थॉमस केस वाज सच अ रेवोल्यूशनरी केस जिसने क्लियरली ये बोला कि भाई अगर आप किसी भी कोर्ट ने आप पे फैसला सुनाया है और वो फैसला 3 साल से ज्यादा का है तो आप उसी दिन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. एंड उसके बाद जो है आप अपील करो, वो बात की बात है, लेकिन आप तब तक डिस्क्वालिफाइड ही रहोगे जब तक वो जो फैसला है वो ओवरटर्न नहीं हो पाएगा बाय हायर कोर्ट. तो ये रेवोल्यूशनरी फैसला था, इसके लिए पार्लियामेंट के लिए वेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, कई सालों तक नहीं आया, तो दे हैड टू इंटरवीन. सो सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात होती है, आपके रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कह दिया कि भाई आप स्टेट गवर्नमेंट हो, यू आर द एग्जीक्यूटिव बॉडी, यू डिसाइड वेदर रिप्रेजेंटेशन इज प्रॉपर और नॉट. यू डोंट आस्क मी हाउ टू एग्जीक्यूट अ पॉलिसी, that is your domain, you should not ask me. So Supreme Court has been very much forthcoming with respect to if there is any legislative gap. So ये जो time था, third phase was actually a phenomenal time of judicial resurgence. एक तरह से judiciary was having its time of life, I would say, in India. But इसमें कभी-कभी हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं एक overreach का element भी आया. जैसे कुछ फैसले से हम अभी के फैसला देते हैं, फार्म वाला जो बिल था
उसमें देयर वाज, आई थिंक दिस वाज द पॉलिसी डिसीजन, यस, एंड इसमें जुडिशरी के पास आई पर्सनली बिलीव कि इतनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी नहीं है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट कोई भी फैसला लेता है तो वो दोनों हाउस से पास होता है, डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, उसमें जो रूल्स बनाते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, तो दे आर ऑल वेरी हाईली क्वालिफाइड। पर जब जुडिशरी कोई लॉ बनाता है तो वो कौन बनाता है लॉ? वो जुडिशरी खुद वो जज बनाता है। तो दे कुड बी चांसेस कि वो जो लॉ बने वो फेयर ना हो, वो इफेक्टिव ना हो, और उसका एग्जांपल भी हमने देखा था। एग्जीक्यूटिव लैप्स हो सकते हैं, बिल्कुल, आपको पता नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव केवल लॉ नहीं बनाता, उनको फीडबैक लेना पड़ता है, उनको मतलब साइमल्टेनियसली पता चलता रहता है फीडबैक कि कितने और चेंजेस लाने हैं। जुडिशरी विल मेक अ लॉ, वेट करता रहेगा टिल द टाइम सम केस इज कमिंग अप अगेंस्ट दैट लॉ, तो वो तो बहुत लंबा फीडबैक चला गया। तो जुडिशरी, आपने सही बोला कि दे डू नॉट हैव द वेयरविथल टू करेक्ट एनीथिंग दैट हैज गॉन रॉन्ग। तो इस केस में तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था। रिसेंटली एक और जो हाईवे के ऊपर आपने वो मदिराले बंद कर दिया, बंद कर रहा, बोल रहे कि आप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये एक अच्छा वेल इंटेंशन्ड, लेकिन इसमें ये हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट से दैट? let the state government decide, enforcer, let the government make these changes, they can direct the government कि इसके ऊपर कुछ लेके आओ। या आई थिंक एक और केस होता नेशनल एंथम वाला, when they made it mandatory, दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा। तो आई थिंक इसका क्या मैटर है? ये पॉलिसी मैटर्स है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने केसेस हैं, 3 करोड़ केस इस देश में पेंडिंग है, 3.81 करोड़, 3.1, यस, तो वो केसेस पे ध्यान दे, नेशनल एंथम गाना है कि नहीं गाना है, मतलब these are all policy matters। तो ये एक दिक्कत हुई थी, और इसी के साथ हम फोर्थ फेज में भी आते हैं। फोर्थ फेज में हम डिस्कस करेंगे कि जब जुडिशरी ने सारी पावर ले ली अपने पास, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या रहे व्हेन वी टॉक, बिकॉज हमने पहले फेज में या उससे पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि जब एग्जीक्यूटिव की से हो गई अपॉइंटमेंट में तो दिक्कतें आना स्टार्ट हुई। अब जब जुडिशरी की सुप्रीमेसी हो गई अपॉइंटमेंट में तो क्या दिक्कतें आना स्टार्ट हुई, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, जब जुडिशरी बिकेम पावरफुल, नाउ एडवेंचरिज्म के एज पे था, नाउ ऑलमोस्ट वो लॉ बना रहा था, तो इस केस में देखा जाने लगा एग्जीक्यूटिव को कि दिस इज रॉन्ग, लाइक नाउ एग्जीक्यूटिव इज ऑन द रियलाइजेशन मोड। मैं इनिशियली 1973-74 के आसपास एग्जीक्यूटिव वाज इन रियलाइजेशन मोड, फाइनली 1980 दे आपने ऐसे बोला ना कि उन्होंने फिर से पढ़ा, तो आर्टिकल 50 को फिर से पढ़ा उन्होंने। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को एग्जीक्यूटिव ने फिर से रियलाइज करना शुरू किया कि भाई लेजिस्लेचर कानून बनाना उसका काम है, हाउ कैन जुडिशरी डिक्टेट ऑन दैट मैटर। और इवन अपॉइंटमेंट के मैटर में भी जज को शायद दुनिया में कहीं अपॉइंट नहीं करता। ये तो प्राइम रीजन है, इस पे ही तो बात है। जो फोर्थ फेज है, ये बेसिकली आता है वो फेज जब एक मैच्योर जुडिशरी एंड मैच्योर एग्जीक्यूटिव, नाउ दे आर टॉकिंग विद ईच अदर। यही हुआ है। देखिए आप, अगर हम ये 2-4 छोटे मोटे एलिमेंटल केसेस को अगर हम दरकिनार अवॉइड करें, इग्नोर करें, जैसे वो नेशनल एंथम वाला हो गया और इन सब चीजों में, जुडिशरी वाज ट्राइंग टू एक्चुअली गेट इनटू सम अदर्स टेरिटरी, क्लियर है। हाँ, बट आई थिंक इन केसेस में या फिर जो सिस्टम था पूरा कॉलेजियम में, एक कॉन्सेप्ट आया है इसके बीच, अंकल जज सिंड्रोम वाला, तो वो उसके बारे में भी क्या 2-3 चीजें हैं इसमें क्वेश्चन। तो अंकल जज सिंड्रोम वाला एक बात है, उस पर बात कर सकते हैं। सो उसके पहले मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। 2014-15 के बाद ना ये पूरा इक्वेशन चेंज होना शुरू हुआ है, बिकॉज 2014 में आवर कंट्री जस्ट इमर्ज्ड आउट ऑफ दीज कोलिजन कंपल्शंस। अब 2014 के बाद you see the government is able to hold on to itself by its own number of votes that it had received, the number of seats they have received in the parliament. So BJP has got self sufficiency with respect to its stability in parliament now. उनके allies हैं, but they do not matter that much, because कि अगर वो सब छोड़ भी देगा तो भी वो majority के ऊपर थे। So a stable government, an executive that is powerful, not dependent on what dictations are coming from allies. होता है ना, कांग्रेस के वक्त में कभी तृणमूल, कभी लेफ्ट, तो ये सबका इम्पैक्ट रहता है, तो पॉलिसीज भी वैसी बनती है। अब ये बीजेपी गवर्नमेंट इज पावरफुल, नाउ दे वांटेड टू ensure that appointments at the judiciary should also have executive का say. Let this territory should not go unchecked. वो चाहते थे कि उसको लेके, और इसी कारण से उन्होंने NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आए। यहाँ पर थोड़ा जुडिशरी का मैं एक फॉल्ट मेरे पास सामने आता है। जुडिशरी ने एकदम से, मतलब आप सोचो, एक बिजनेस ऑफ हाउस के बारे में हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट बैठता है तो इतना पैसा खर्च होता है, 25 लाख रुपीस खर्च होता है 1 घंटे में।
पार्लियामेंट की एक सिटिंग का 1 घंटा 25 लाख रुपीस का होता है, मतलब दिन में 5-7 करोड़ रुपए के ऊपर तो खर्च है वहां पे। अभी उस बिजनेस को यानी एनजेएसी ले आने में जुडिशरी ने देखा होगा कि लोअर हाउस बैठ के पूरा पास किया, डिबेट विबेट करके, अपर हाउस पे पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे साइन भी कर दिया, नोटिफाई भी कर दिया, उसके बाद जुडिशरी ने बोला कि ये पूरा बकवास है, अल्ट्रा वायरस। जुडिशरी को ये बोलना चाहिए था कि ठीक है, यू हैव वर्कड योर वे आउट, Probably we can do some kind of Some amendment changes. and it's fine. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी तो है, वी हैव कि मतलब टू द एक्सटेंट इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट, उतने को हटा दो, उतने को हटा दो, बाकी सबको रखो। बट जुडिशरी ने, जस्टिस केहर जो थे, उन्होंने बोला कि सारा गलत है, इट इज अल्ट्रा वायरस, एनक्रोचिंग ऑन जुडिशियल ऑटोनॉमी, पूरा गलत करके बोला कि हम एमओपी करते हैं, लेट अस हैव मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जहां पर कुछ लोग बैठ के डिसाइड करोगे कैसे हम लोग काम करने वाले हैं। तो बेसिकली तब गवर्नमेंट को लगा कि एनजेएसी आना चाहिए और उसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव का भी से होगा। सो बेसिकली वहां पर भी एक सर्च कम सिलेक्शन कमिटी थी, देन दे यूज्ड टू रेकमेंड नेम्स दैट यूज्ड टू गो टू अ काउंसिल वेयर प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई और लीडर ऑफ अपोजिशन बैठते थे, और देन दे यूज्ड टू रेकमेंड अ नेम, प्रेसिडेंट उस पे मुहर लगाता था। तो बेसिकली द आइडिया वाज दैट वी विल हैव अ मल्टी स्टेक होल्डर वाला सिस्टम, जहां पर जुडिशियल तो पहले से डिसाइड कर दी थी कौन रहेगा। तो लेट अस मेक दिस सिस्टम अ लिटिल नॉन ओपेक, थोड़ा ट्रांसपेरेंट करते हैं, लेट दिस मैटर बी नोन टू द वर्ल्ड कि आखिर डिस्कशन क्या होता है। आपको पता है जो ये कॉलेजियम के बीच की डिस्कशन है, ये भी पब्लिक नहीं होती, नहीं पता, ये भी we मतलब don't know. हाँ, मतलब ट्रांसफर में आप लोगों ने जैसे चार हमारे सीनियर मोस्ट जजेस हैं, एक सीजेआई है, नाउ दीज 4 सीनियर मोस्ट जजेस एंड 1 सीजेआई, व्हाटएवर दे आर डिस्कसिंग, राइट, दे इवन दिस मैटर विथ रिगार्ड टू सपोज कोई डिसेंटिंग होगा ना, 4 में से एक डिसेंटिंग होगा, ये डिसेंटिंग नोट भी लोगों ने बताया किस लिए आपने किसी को नहीं अलाउ किया। एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस प्रॉब्लम है, जहाँ पे 100 फैमिलियां हैं, उन्हीं के बच्चे, नाती, पोते वही जज बन रहे हैं। तो हम डायनेस्टी की बात करते हैं पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, बिजनेस में, बट आई वुड से कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है डायनेस्टी की तो वो जुडिशरी में बहुत ज्यादा। बिल्कुल अंकल जज सिंड्रोम है कि भाई उनके जज बनते हैं। एक एक्चुअली यूपी हाई कोर्ट की इसमें एक रिपोर्ट भी आई थी कि 90% से ज्यादा जज ऐसे हैं जो कि जिनके कोई ना कोई रिश्तेदार भी जज थे पहले। 100 families they are responsible for 90% or above number of judicial appointments in higher judiciary, and that is why we see ना कि भाई अब देखिए महिला जज कितनी है, 2, 4, 3, आप अभी 3 हुई हैं, सब मिला के 4 है टोटल, 4 जज हैं वो, जो कि अभी ये टॉप पे नंबर है। यूजुअली तो 1-2 ही रहती है, मतलब हाउ कैन, मतलब दिस इज नॉट तालिबान स्टेट, राइट, दिस इज इंडिया में एक सेक्शन जिसकी आबादी 50% के आसपास है, उसका रिप्रेजेंटेशन 3%, 5% है। क्यों है? क्योंकि कॉलेजियम में कौन होता है? सारे मेल जज होते हैं। तो अल्टीमेटली ये चीजें दिक्कतें रही। और अच्छा, मैं एक और थोड़ा लाइटर नोट पे कह दूं, अंकल जज इसीलिए कहा गया, आंटी जज नहीं बोला। बिल्कुल। So, इसी कारण से ना, मतलब आप देखिए कि ये जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात पार्लियामेंट में इतनी बार होती है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोलता है एग्जीक्यूटिव को कि आप कुछ करो, वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना है, लेकिन इट हैज नॉट लुक्ड इनटू इटसेल्फ। बेसिकली दे शुड हैव बीन अ रोल मॉडल, राइट, टू द एग्जीक्यूटिव कि भैया देखो हमने अपने अंदर रिफॉर्म लाया है, लेट यू आल्सो ट्राई एंड डू समथिंग लाइक दिस। सो ये एनजेसी वाला मॉडल जो था, गवर्नमेंट वांटेड टू इनकॉर्पोरेट, बट सुप्रीम कोर्ट वाज totally against it. It never let anything of this sort come into its own architecture of collegium. अभी भी collegium structure पे काम चल रहा है, and hence women representation वाली बात आती है। So with this we have come to the fag end of this discussion, and we'll conclude by discussing certain best practices across the world. भाई अगर इंडिया में ये सिस्टम है तो बाहर क्या चल रहा है? इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, बिल्कुल इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। और बेसिकली दुनिया में कहीं भी जज को अपॉइंट नहीं करते हैं। हमने जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम चीजें ली हैं, ब्रिटेन ने 2006 में सिस्टम को रिफॉर्म किया। 2006 तक जो उनके लॉर्ड चांसलर थे, जो टेक्निकली वहां के लॉ मिनिस्टर हैं, ही यूज्ड टू अपॉइंट द जजेस, बट 2006 में उन्होंने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी जो है उसका दे हैव established that, and उसमें majority of the people they are appointed through a open competition, and ultimately they decide who will be the judge. Similarly in US it is the president who actually appoints a judge, and it is then confirmed by the Senate. So in Germany actually half of the judge are elected, or they are elected by the executive, and half of them are elected by the legislature.
सिमिलरली अगर हम बात करेंगे आपका कनाडा की, तो कनाडा में क्या होता है कि भाई 5 लोगों की टीम होती है, जिसमें से 3 लोग होते हैं रूलिंग पार्टी के, 2 लोग होते हैं ऑपोजिशन पार्टी के, एंड दीज 5 पीपल सेलेक्ट द जजेस। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन कहीं भी कोई भी प्रैक्टिस ऐसी नहीं है जो ये कहीं भी कहती है कि जज जो है वो दूसरे जज को अपॉइंट करते हैं। ये सिर्फ इंडिया में ही ये प्रैक्टिस है कि एक जज जो है वो दूसरे जज को अपॉइंट करते हैं। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में जस्टिस रमन्ना जो अपने सीजेआई हैं, ही सेड दैट इंडिया नीड्स those men of steel spine, those strong judges as they were there in 1975, Jagmohan Lal Sinha. We need judges like him. But the point is that today ये जो रिफॉर्म्ड सिस्टम में आप अगर ग्लोबली देखो तो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या JAC मॉडल अभी वोग में है। लाइक एग्जीक्यूटिव डज डिसाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट वेदर द क्रेडेंशियल्स ऑफ ए जज आर ओके और नॉट। आप अगर हाई कोर्ट में भी जाओ, आप देखोगे कि जुडिशरी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को तो जानते ही हो कि फॉर इयर्स वी हैव सीन दैट 34 का स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, उसमें से केवल 4 वुमेन जजेस है। आज की डेट की बात करो, दिस इज हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन। नाउ इफ यू गो डाउन द लाइन ऑफ लोअर जुडिशरी में देखो, इंडिया में ही जहां पर एक अपॉइंटमेंट कमीशन है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, वहां पर 27% जुडिशरी इज ऑक्यूपाइड बाय वुमेन। सो बिकॉज दे कम थ्रू ओपन कंपटीशन, PCSJ के कंपटीशन होता है वहां पर, स्टेट में वो अपॉइंटमेंट्स होती है और दिस इज थ्रू PCS जुडिशियल। तो पॉइंट यही है ना कि जब भी मेरिट बेस्ड सिस्टम आता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो इंश्योर करता है कि आपकी जो बाकी गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो भी फॉलो हो। वुमेन आर मोर एक्टिवली ऑक्यूपाइंग दीज लोअर रंग्स ऑफ जुडिशरी। Similar kind of replication of judicial involvement of multi-stakeholdership could also be seen in the higher judiciary. Agar judiciary is more acceptance and reliant of the fact that its autonomy would not be compromised. See, we will have to ensure and take judiciaries into our fold. उनको confidence में लेना पड़ेगा. Then only judiciary will let this system to reform, and I guess that is the best way forward. Obviously, हमारा जो collegium system है, it is not ideal. It has got its problems, but it has not come all of a sudden, right? It has come through a number of miscarriage of justice at some time, or executive encroaching powers of judiciary on other occasions. So there has been some kind of flip flop with respect to judiciary or executive or legislature at some point of time or the other. So जो हमारा non ideal system of judicial appointment, the collegium system exist करता है, this should be gradually withered away. The best way is to gradually mellow down its intensity, let judiciary take over some faith over the executive, और उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें मेरे ख्याल से ठीक हो जाएंगी। Guys, so with this I guess we have concluded our topic for judicial fight back over executive, and I guess this should be it for today. Yes, we'll meet again in the episode 4 of Overlooked with a new topic. So till then, take care, guys. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.